नमस्ते, वेलकम टू आवर शो फीट चैट बाय फीट क्रिट। सो आज के शाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री तनयदस सर। फॉर इंट्रोडक्शन मैं बता देना चाहता हूँ, सर हमारे त्रिपुरा स्टेट से फर्स्ट इंटरनेशनल जज है ऑफ वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट फेडरेशन, और उसके साथ ही हमारे स्टेट का फर्स्ट नेशनल जज है इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन का। और सर हमारा त्रिपुरा बॉडी बिल्डर्स एंड फिटनेस एसोसिएशन का स्टेट प्रेसिडेंट है। तो मैं अभी सर को हमारे इस टॉक शो में स्वागत करना चाहता हूँ। वेलकम तनय सर। सो आज के शाम आपने आपका जो बिजी शेड्यूल है उससे टाइम निकाल के हम लोगों को वक्त दिया है, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो आज जो है हमारे व्यूअर्स के साथ हम आपका जो जर्नी है, कैसे आपने हमारे स्टेट से स्टार्ट किया, फिर बॉडी बिल्डिंग में आपने इतना नाम कमाया, उसके बाद इंटरनेशनल स्टेज पे भी आप गए। तो हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को आप जो आपका जर्नी है, आपका एक्सपीरियंस है, वो शेयर कीजिए। तो सर मेरा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि बॉडी बिल्डिंग जज बनना है या बॉडी बिल्डिंग को आपको अपलिफ्ट करना है? तो सर वो प्लीज़ आप शेयर कीजिए। देखिए, पहले तो मैं एक बात आपका करेक्शन करना चाहूँगा कि आपने जैसे कहा कि आपने जितना नाम कमाया है, बहुत नाम कमाया है। मैंने अब तक कुछ नाम नहीं कमाया है। अब तक मैं अपना काम कर रहा हूँ। मुझे अभी याद है जब मैं फर्स्ट टाइम IBBF के स्टेज पे मिस्टर इंडिया में गया था, वो मेरे ख्याल से तेलंगाना खम्मम में था। तो पहली बार मैं एग्ज़ाम के लिए गया था, नेशनल जज के लिए। तो जब मैं एंटर कर रहा था तब तक मेरे दिमाग में था कि अब तक मैंने बॉडी बिल्डिंग का जो सोसाइटी इंडस्ट्री है उसमें बहुत कुछ मैंने सीख लिया है, जान लिया है। लेकिन वहाँ पे 2 दिन गुजारने के बाद जब मैं वहाँ से निकल रहा था तब मुझे रियलाइज़ हुआ अभी तो मैंने शुरू किया है। ठीक है सर। तो इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, स्टडी एंड नॉलेज। जब तक हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, साथ ही साथ किसी भी फील्ड को हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, तब तक हम खुद डिसाइड नहीं कर पाएंगे हम किस स्टेज पे हैं। सही बात है। तो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और अपने एक्सपीरियंस की बात की, हम लोग बॉडी बिल्डिंग के साथ जुड़े थे हमारे स्टूडेंट लाइफ में 1996-97 के करीब। तब हम लोग ये जिम जो नाम है वो नाम नहीं जानते थे। अच्छा। हमारे बंगाली में बोलते हैं व्यायामागार। जैसे कि आज का आपका इंटरव्यू भी हम लोग शायद इसीलिए हिंदी में कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि अभी धीरे धीरे स्टेट से निकल के नेशनल लेवल पे भी व्यूअर्स बढ़ रहे हैं। हाँ सर। उनको थोड़ा कंफर्ट जोन मिले सारे बात समझने के लिए। यस। तो व्यायामागार में जाते थे। सप्लीमेंट नहीं पता था, ये नाम भी सुना हम लोगों ने 2004-05 होगा। तो वो एक अलग मकान था। एथलीट्स सारे नेचुरल होते थे, इक्विपमेंट्स नेचुरल होते थे। हम लोग जाके उठक बैठक से शुरू करते थे। अभी जैसे कि हम लोगों में अभी जिम में जाते तो फ्री स्क्वाट, सुमो स्क्वाट, वेरिएशन लगे। अभी रेप्स गिने जाते हैं, आपको इतना सेट लगाना है, इतना रेप्स का। व्यायामागार का था कि अब तक आपका पसीना, जब सर का पसीना पैर तक ना पहुँचे तब तक आप स्क्वाट लगाते रहो। ठीक है। तो एक नेचुरल का जो एक मकाम था वो एक अलग था। धीरे धीरे 2000 के बाद ये चेंज हुआ और तब तक मैं भी बॉडी बिल्डिंग से थोड़ा डिस्टेंस में आ गया था क्योंकि हम लोगों को उतना सपोर्ट नहीं मिलता था, बॉडी बिल्डिंग को इतना सपोर्ट नहीं मिलता था। सही बात है। सारे देश में इतना ज़्यादा नहीं था और त्रिपुरा स्टेट में तो एकदम ही उतना सपोर्ट फैमिली से भी नहीं मिलता था। हम लोगों का उतना करियर भी नहीं था। मेरे साथ भी बहुत एथलीट्स थे जो मिस्टर त्रिपुरा बने, कुछ नेशनल खेले, फिर घर बैठ गए क्योंकि उसको कैरी करके लेके जाना, नेशनल रह के भी अपने फिजिक्स पर बहुत सारे पैसे खर्च करना पड़ता था, डाइट पे बहुत खर्चा होता था, स्किन पे खर्चा होता था। सही बात है। तो सब कुछ मिला के मुश्किल होता था।
तो बहुत दिनों तक मैं बॉडी बिल्डिंग से भी थोड़ा दूर था, लेकिन उस टाइम पे भी मेरे साथ जिनका आशीर्वाद, जिनका हाथ जुड़ा हुआ था, वो उन इंसान को मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरे गुरुजी हैं, मेरे यहाँ के श्री सदेश भौमिक जी, जो लेट है अभी। सदेश सर त्रिपुरा के पहले मिस्टर हरकुलिस टाइटल होल्डर है। उन्होंने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। जब जब मैंने बॉडी बिल्डिंग से दूर होने की कोशिश की, वो मेरे को बुलाते थे, एनकरेज करते थे कि तू इसको मत छोड़, इसको आगे लेके जा। तो उनके आशीर्वाद और उनके सपोर्ट से ही मेरे अंदर एक चीज़, एक भावना का जन्म हुआ कि जो चीज़ मैं नहीं कर पाया, मेरा उतना अचीवमेंट नेशनल या कहीं पे नहीं है बॉडी बिल्डिंग में, लेकिन जिस कारण से, जो कारण से मैं अपना वो मकाम हासिल नहीं कर पाया, उसको, उस ज़िंदगी को मुझे जीना है। अभी नेक्स्ट जो जनरेशन, अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है, जो बॉडी बिल्डिंग और फिजिक्स के साथ जुड़े हुए, उनके थ्रू मुझे वो ज़िंदगी जीना है। वो उस स्टेज पर पहुँचे तो मुझे लगेगा कि हाँ, मैं पहुँच गया उधर। तो उस दिन से मैं बॉडी बिल्डिंग के लिए काम कर रहा हूँ। ये पैशन है मेरा, ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है मेरे लिए। जैसे खाना, नहाना, सोना ज़रूरी है ज़िंदगी में, ये बॉडी बिल्डिंग के साथ जुड़े रहना भी उतना ही ज़रूरी है। तो जितना हो सके मैं कोशिश करता हूँ। धीरे धीरे हम लोग IBBF के साथ भी जुड़े, जो पहले इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन, ये रिकॉग्नाइज थे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। हाल ही में 2023 में इसको IBBF को फिर से इसका गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं मिला है, लेकिन आशा करते हैं इस साल फिर से गवर्नमेंट के साथ जुड़ जाएंगे। वो कोशिश भी है। तो उसको स्टडी करना, अपने स्टेट के एथलीट्स को एनकरेज करके सही रास्ता दिखाना, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। कोई भी एथलीट के लिए ज़िंदगी में, कोई भी अचीवमेंट, सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, पहले तो उसको पता चलना चाहिए मुझे किस रास्ते चलना है। मेरे पैर में बहुत ताकत है, अभी मैं दौड़ना जानता हूँ। अभी इधर इधर दौड़ूंगा तो मैं कहीं किसी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँचूंगा। एक परफेक्ट डायरेक्शन का, और उसके लिए एक मार्गदर्शक चाहिए जो प्रॉपर मार्गदर्शन करे आपको कि इसी रोड पे आपको चलना है, ऐसे आपको चलना है। तो कम समय पे आप अपना डेस्टिनेशन रीच कर पाएंगे थ्रू प्रॉपर गाइडेंस। तो मैं सारे एथलीट्स को भी ये बोलना चाहूँगा, शायद किसी किसी की नज़र में ये गलत भी लगे, मेरे बात अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस है कि सिर्फ हार्ड वर्किंग होने से या फिजिक्स थोड़ा बहुत अच्छा होने से ज़िंदगी में सक्सेस नहीं मिल सकता। सक्सेस के लिए पहला जो पड़ाव है वो है सही गुरु होना। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, आपकी ज़िंदगी में आप दौड़ रहे हैं, आपको दौड़ना आता है, लेकिन कैसे दौड़ना है, किस रास्ते दौड़ना है, वो आपके सही गुरु ही आपको बता सकते हैं। जैसे कि अभी बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ अभी इसका बहुत सारे कैटेगरीज आ गए। बॉडी बिल्डिंग होता है, मैन फिजिक्स आ गया, क्लासिक फिजिक्स आ गया, स्पोर्ट मॉडल फिजिक्स आ गया, फीमेल्स के लिए आ गया। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फिजिक्स का भी स्टैंडर्ड होता है। वो सेट करेगा आपका गुरु कि हाँ, मुझे खेलना है, आगे जाना है फिजिक्स स्पोर्ट्स में। तो अभी आपका गुरु बताएगा कि हाँ, तुम इस कैटेगरी में अपने आप को आगे लेके जाओ, तभी तुम ज़िंदगी में कुछ कर सकते हो। अभी किसी का क्लासिक फिजिक्स का स्टैंडर्ड है, फिजिक्स उसका जो फिजिक्स है, तो अभी वो बॉडी बिल्डिंग में ट्राई करता रहेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ पे उसके लिए तैयार है सब कुछ, वो स्टेज पे वो जा ही नहीं रहा है। तो उसके लिए उसको वो गाइडेंस मिलना ज़रूरी है। फिर आता है आपका टीम मैनेजर बोलो, आपका सही एसोसिएशन या फेडरेशन के साथ जुड़ना। अभी सिर्फ हमारे देश में नहीं, सारे दुनिया में ही एक ही स्पोर्ट्स के कई सारे फेडरेशन होते हैं। अपने अपने जगह सभी सही है,
मैंने ये नहीं बोलूँगा कि कभी हाँ ये फेडरेशन अच्छा है, ये गलत है, ये अपने अपने जगह सही है, लेकिन मुझे तो सोचना है ना कि मुझे ज़िंदगी में आगे जाने के लिए मेरे लिए प्रॉपर स्टेज कौन सा फेडरेशन दे रहा है, एग्जैक्टली। मुझे उसके साथ जुड़ना है, मुझे अपना करियर के लिए वहाँ जाना है। तो वो चीज़ ज़रूरी है कि वो प्रॉपर डिसीजन ले। फिर आता है हार्ड वर्क। वो सब चीज़ों को अपने हिसाब से एक पैकेज बना के लेके अपने आप को शोकेस करने के बाद ही एक एथलीट मेरे ख्याल से ज़िंदगी के अचीवमेंट के जो पड़ाव है उसको पार कर सकता है और सक्सेस की तरफ बढ़ सकता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको कहीं पहुंचना है तो आपका जर्नी शुरू करने से पहले ही आपको एक चीज़ डिसाइड करना है अपने दिमाग में बैठाने कि मुझे वहाँ पहुँचना है। उसके लिए कोई टाइम नहीं सेट करना है, मुझे चलते जाना है, रुकना नहीं है। अभी 1 साल में पहुँचूँ, 5 साल में पहुँचूँ या पहुँचते पहुँचते मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, लेकिन वो कोशिश में मौत तक जाना चाहिए। अगर रुकने का है, हासिल ना हाँ, कर पाए, अगर है कि मैं 2 साल 3 साल कोशिश करूँगा, हुआ तो ये, नहीं तो ये, कंडीशन बेस्ड कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में। पहुँचना है तो पहुँचना ही है, या तो फिर कोशिश करते करते मरना है। वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस जो है। तो जैसे कि तनय सर ने जिक्र किया है कि आज हम जो शूट है हिंदी में कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सर को रिक्वेस्ट किया था, बीइंग ए बंगाली, हमारा मदर लैंग्वेज जो है बंगाली है, बट फिर मैंने सर को बोला कि हमारा जो फिट चैट का फैमिली है वो पैन इंडिया है, तो लाइक हिंदी में करेंगे तो हमारा जो मैसेज है कि अच्छा हम रहेगा। स्टेट से निकल के लाइक पूरे इंडिया में स्प्रेड कर सकते। तो फिर सर ने एग्री किया, तो उसके लिए भी थैंक यू सर। और जैसे कि आपने अभी जिक्र किया था ब्यामागार का, तो ब्यामागार तो बंगाली टर्म हो गया, तो हिंदी में तो अखाड़ा ही बोलते हैं। अखाड़ा ही फर्स्ट वर्जन अखाड़ा ही था। हाँ, तो वही तो जैसे कि अभी जो अखाड़ा टाइप बॉडी बिल्डिंग, या आप बोल सकते हो जो फिटनेस, मतलब जो अखाड़े में जाते थे उनका जो ट्रेनिंग अलग होता था, और अभी जैसे आपको पता है सर मॉडर्न जिम वगैरह हो गया, तो इधर तो पसीना मतलब बात का बात नहीं, है, अभी तो एसी में। हाँ, अभी वेरिएशन आ गया ना, अभी मल्टी जिम हो रहा है। पहले जैसे कि इक्विपमेंट्स भी हमारे लकड़ियों के होते थे, ओके, वुड का वुडन का आपने equipment देखा होगा शायद, जो गदा होता है, हाँ, वो जो मुद का, हम का, हाँ, मुद का होता है। हम लोग वो कार्डियो के लिए भी यूज करते थे, बॉडी फ्लेक्सिबल रहता था उससे भी। हाँ, उससे मोबिलिटी का भी mobility होता access है, आपका जो जॉइंट्स है, ठीक है, वो सही से काम करता है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है, ठीक है, कार्डियो का भी इसमें पार्ट है, तो वो सब होता है। तो अभी वेरिएशन आ गया मेरे ख्याल से। अभी में भी वक्त का रिक्वायरमेंट है, लोग एसी में जा रहे हैं, एथलीट एसी में जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बॉडी, हम लोग जैसे कि मसल का ग्रोथ करते हैं, मसल को पहले वार्म करने की कोशिश करते हैं। तो अभी बर्फ़ में खड़ा होकर हम लोग पानी को उबालेंगे तो वक्त तो लगेगा। वो तो सही बात है। और सर और एक बात जानना चाहते हैं, जैसे कि अभी जिम हो गया, तो जिम में जो लोग आते हैं तो सब कैसा एक फोटो देख लेते कि हाँ मुझे ऐसा बनाना है, और अभी यूट्यूब में बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स अवेलेबल है, तो उनका जो वीडियोस वगैरह है वो देख के वो सोचते हैं कि मेरे को ऐसा फिजिक बनाना है। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे शॉर्टकट, क्योंकि पूरा लाइफस्टाइल वो लोग नहीं दिखाते यूट्यूब में या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, तो वो लोग बस कुछ ही टाइम फ्रेम का वो वीडियो या जो भी है रील्स वगैरह देख के वो सोचते हैं कि मेरे को वो एथलीट जैसा बनना है। तो उनके लिए कुछ आप बोलना चाहते हैं? देखिए, आप कभी किसी के कॉपी कोई नहीं होता पाता, ठीक है। यूट्यूब अच्छा है, अभी गूगल है, यूट्यूब है, लोग कई किस्म की जानकारी आसानी से लोगों तक पहुंच जाता है। लेकिन बात यह है कि मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, मैं जितने भी एथलीट्स, नेशनल एथलीट्स भी हम लोगों से कभी कभी बात करता है, तो हम लोग बोलते हैं किसी का फिजिक्स अच्छा लगता है, कोई आपका आइडल है, उसको फॉलो करो आप। लेकिन फॉलो अगर आप करोगे तो पर्टिकुलर उसका हाफ एन आवर या 1 आवर का जो एक्सरसाइज शेड्यूल है उसको सिर्फ फॉलो मत करो।
आपको अगर फॉलो करना है उसका पूरा लाइफस्टाइल फॉलो करो। वो 1 घंटा जो वर्कआउट वो करता है या करती है, वो प्री वर्कआउट इसके लिए कितना प्रिपरेशन लेता है, उसका डाइट क्या है, पोस्ट वर्कआउट क्या होता है, वो भी आप देखो। थ्रू आउट पूरा लाइफस्टाइल उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी जिम में जाके उसको थ्रू वर्कआउट जो वक्त गुजारना होता है, जो अपना जो स्वेटिंग होता है, बॉडी वार्म होता है, बॉडी इम्प्रूव होता है, ठीक है, मसल का ग्रोथ होता है, तो उसके लिए वो पहले से मसल को रेडी करता है। अपने एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए कुछ काम करता है अपने बॉडी पे। वर्कआउट के बाद भी पोस्ट वर्कआउट उसका डाइट शेड्यूल अलग होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स है, बहुत सारे शेड्यूल्स है जो वो 1 घंटा वर्कआउट से पहले और बाद में करता है, तो आप उसको पूरा फॉलो करो। सिर्फ अभी एक घंटे का आप वो फॉलो करोगे, आप उतना लोड नहीं ले पाओगे। सही बात। ठीक है, तो वो ज़रूर आप करो। मैं नहीं, कभी भी मैं किसी भी चीज़ को नेगेटिव नहीं लेता, नेगेटिव नहीं बोलता, लेकिन उसको अगर करना है तो प्रॉपर करो, जो भी करो प्रॉपर करो। और इसीलिए बोलता हूँ मैं, इंस्ट्रक्टर जो होता है ना, जो गुरु होते हैं इंस्ट्रक्टर, उनका भी नॉलेज प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। वो मायने रखता है, क्योंकि जैसे एक एथलीट अपने आप को पूरा छोड़ देता है अपने गुरु के ऊपर, अभी गुरु का भी ये ड्यूटी बनता है कि मैं उसको सही राह दिखाऊं, क्योंकि उसका दिखा हुआ एक भी छोटा सा भी गलत राह उसको बर्बादी की तरफ लेके चला जाएगा, क्योंकि वो तो ब्लाइंडली उसको बिलीव कर रहा है। तो गुरु भी चुनो तो एक्सपीरियंस चुनो। और इसीलिए बोलना, मैंने पहले भी बोला है कि स्टडी करना, एथलीट हो, इंस्ट्रक्टर हो, सबको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैं इधर बैठा ऑनलाइन कुछ दिन कहीं पे ट्रेनिंग लिया, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, फिर मैंने एक सर्टिफिकेट कहीं से कलेक्ट कर लिया, अभी मैं इंस्ट्रक्टर बन गया, तो एक एथलीट के ऊपर मैं अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दूँ। आप अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लेकिन उसका ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। ठीक है, तो आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। ठीक है, तो वो बात है। और सर जैसे कि अभी मैंने सबको बोला है और कि आपने जो त्रिपुरा से आपका जो जर्नी है फर्स्ट इंटरनेशनल जज का, तो आप जब मतलब ये एग्ज़ाम क्लियर किए थे तो आपका कैसा मतलब रिएक्शन था रिजल्ट मिलने के बाद? थोड़ा वो आपका जो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है थोड़ा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। तो देखिए, ये पहला शब्द मुझे वैसे भी पसंद है, कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ मुझे पहला करना, लेकिन सही मायने में बताऊं तो नेशनल जज बनना या इंटरनेशनल जज बनना ये मेरे काम का हिस्सा था और रिक्वायरमेंट था काम का। क्योंकि मैं अगर अपने स्टेट के एथलीट्स को नेशनल या इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना चाहता हूँ या जाना है मुझे, तो मुझे पहले खुद को उधर लेके जाना है। सही बात। तो खुद को वो स्टेज देखना है, उसका स्टैंडर्ड देखना है। तो उसके लिए अभी जैसे कि मेरे लिए तो एथलीट बन के जाना नहीं था। तो मैंने पहले नेशनल जज का एग्ज़ाम क्लियर किया IBBF से। मैंने तेलंगाना में पहली बार बैठक क्लियर किया था, शायद 2021 या 22 होगा। फिर मैंने इंटरनेशनल जज के लिए अप्रोच किया एग्ज़ाम के लिए फेडरेशन को, फिर वर्ल्ड फेडरेशन से मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर करके अभी इंटरनेशनल जज हुआ। शायद 2022 में मैं थाईलैंड में था, फुकेट में, मिस्टर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। तभी उसका जो स्टैंडर्ड है, एथलीट का जो स्टैंडर्ड है, मैच्योरिटी जो लेवल है मसल का और अदर जो स्टैंडर्ड उन लोगों का बनाया हुआ है, तब जाके मुझे पता चला कि हाँ, नेशनल का ये स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल का ये स्टैंडर्ड है। तो अभी स्टेट से मेरे को उधर का जर्नी करवाना है, तो किस लेवल से कैसे कैसे करके निकल के जाना है। मतलब जो स्टेप वाइज जर्नी है वो आपको पता है, ताकि आप पता है, मतलब मैं भी सीख रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे जितना जानता हूँ उस हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे स्टेट के एथलीट्स को मैं यहाँ से फिलहाल नेशनल के तक लेके जाऊँ। मतलब एक गाइडेंस देके। हाँ,
प्रॉपर गाइडेंस। हाँ, और अभी तो बॉडी बिल्डिंग का स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया है, आप सबको पता है। हाँ, मैं आपको सोशल मीडिया में फॉलो करता हूँ। हाँ, तो अभी जैसे कि बहुत स्टार एथलीट्स हैं जो मैं नाम नहीं लूँगा, जिस साल मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गया था, उसमें कोई भी एक इंडिया का स्टार एथलीट था, वर्ल्ड में चैम्पियन था। दिसंबर में शायद हम लोग थे थाईलैंड में, फिर हम इंडिया आए। उसी साल उसी महीने 15 या 16 दिन बाद मिस्टर इंडिया था। ओके। उस कंपटीशन में वो चैम्पियन आके 15 दिन बाद क्वालिफाई नहीं कर पाया अपने ग्रुप में भी। बहुत टफ तो कंपटीशन। टफ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अभी वर्ल्ड खेल लिया तो नेशनल में चलो हम चले गए तो हमारा ये स्टेज है, ऐसा नहीं होता है। तो बेस्ट रहना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना बहुत ज़रूरी है। और एथलीट्स के लिए मैं और एक मैसेज तो ज़रूर दूंगा कि मैंने बहुत एथलीट्स को देखा है, उनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है ईगो और एटीट्यूड। जब तक स्टेज से जुड़ा हुआ हूँ तब तक ज़िंदगी में एटीट्यूड, ईगो वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन एटीट्यूड जो चीज़ है वो सब्ज़ी में नमक की जैसा होता है। आप ज़्यादा डाल दोगे खा नहीं पाओगे, कम डालोगे खाने के लायक नहीं होगा। जितना चाहिए उतना ही डालना है आपको, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वो मैं सारे एथलीट्स को बोलूँगा, डाउन टू अर्थ रहो, जुड़ो। जितने आप बड़े स्टेज में जाओगे, ऑफिशियल्स, नेशनल इंटरनेशनल एथलीट के साथ कम्युनिकेट करोगे, इंटरेक्ट होगा, उतना आप सीख सकोगे कितने डाउन टू अर्थ हैं। हमारे जो इंडिया के पहले मिस्टर यूनिवर्स हैं, वो फर्स्ट पार्टिसिपेंट थे मिस्टर ओलंपिया में भी। हमारे आदरणीय गुरुजी IBBF के भी हैं, सतकुई जुड़े हुए हैं। पद्मश्री अर्जुन अवार्डी श्री प्रेमचंद डिगरा जी, आप उनका वीडियोज़ वगैरह देखिए, वो भी नेचुरल खेलते थे। उनके मसल का जो स्टैंडर्ड था, क्लियरिटी था, रिच था, कितना अच्छा था, कितना हाई था, साइज़ कितना बड़ा था। नेचुरल डाइट में थे, नेचुरल में भी होता है। मैंने वेजिटेरियंस को देखा है, बहुत सारे एथलीट्स निकल के आ रहे हैं प्रॉपर क्लियरिटी के साथ, प्रॉपर मसल मैच्योरिटी के साथ, वेजिटेरियन है। ऐसा नहीं है कि मैं मीट नहीं खाता, मछली नहीं खाता, सब्जी खाता हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा इस फील्ड में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नेचुरल रहना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सप्लीमेंट लेते हो आप, सप्लीमेंट क्या है? हमारे बॉडी में या डाइट में जिस चीज़ का थोड़ा बहुत कमती रह जाता है, उसको फुलफिल करने का एक ज़रिया है चीज़। ठीक है, आप वो नेचुरल भी ले सकते हो। सही बात। ठीक है, हम लोग देखते हैं, अभी किसी का अगर बॉडी में सोडियम पोटेशियम थोड़ा डाउन हो गया तो साथ ही साथ वो कहते हैं एक टेबलेट ले लेता है। हम लोग क्या करते हैं, चलो जाकर ये हफ्ता में हम लोग थोड़ा ज़्यादा नारियल पानी ले लेते हैं, उसमें हो जाता है। फाइबर चाहिए, फाइबर का टेबलेट ले लेते हैं। आप नेचुरल सब्जी वगैरह ले सकते हो, गाजर है, बीट है, उन सब में है, भिंडी है, उसमें फाइबर रहता है, आप ले लो वो। अभी एक्चुअली क्या है सर, सब शॉर्टकट के पीछे भागते हैं, तो इसीलिए कि भिंडी कौन खाएगा, गाजर कौन खाएगा, तो इसीलिए लॉन्जेविटी भी बहुत कम होता है शॉर्टकट। आप जितना जल्दी एक मकान तैयार करोगे उसको, या इतने जल्दी गिरने का भी चांस रहता है ना। हाँ, वो भी सही वो बात रहता है। आप शॉर्टकट मत लो, आप मसल का एक मैच्योरिटी चाहिए ना। अभी आप देख लो, जैसे कि बड़े बड़े एथलीट्स हैं, हम लोग भी देखा है जिन लोगों को अपने सामने, उनकी ज़िंदगी में पहले 4-5 साल फेल्यूर ही था, वो स्टेज पे नाकामयाब ही रहे, लेकिन वो स्टेज नहीं छोड़ा, तो आज वो कामयाब है, उस तक है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, अच्छे अच्छे एथलीट्स हैं। मणिपुर से, त्रिपुरा में भी आए हैं, शायद त्रिपुरा बॉबी सिंह है। बहुत साल तक, हाँ, बहुत सारे इंडिया के एक आइकॉन बॉडी बिल्डर में भी है। बहुत साल तक वो बॉयल फूड पे डिपेंड करके जीता रहा, नेचुरली भी खेला है।
मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड, बहुत सारे टाइटल उनके साथ है, शायद अबाउट 21 इंटरनेशनल टाइटल्स है उसके पास। वो लोग लॉन्ग टाइम रोड चूज़ किए। आप उन लोगों को स्टडी करो। इस फेडरेशन के साथ संग्राम चोगले भी जुड़े हुए हैं, वो लोग हैं, उनसे भी सीखना है। आप उसके साथ जितना जुड़ोगे, उनके साथ इंटरेक्ट होगा, उतना आप सीखोगे। अनुज तालिबान है, अभी भी खेल रहा है, वो भी स्टार एथलीट है। रामनिवास है, खेल रहा है। नितिन चंडीला है, खेल रहा है। सारे IBBF से ही जुड़े हुए हैं। तो आप जब तक आप फेडरेशन के साथ जुड़ोगे, नेशनल तक जाओगे, एक्सपीरियंस के लिए जाओगे, तब जितना इंटरेक्ट होगा उतना आप सीखोगे। जितना सीखोगे उतना आपका मैच्योरिटी, मसल के साथ साथ आपका दिमाग का मैच्योरिटी भी डेवलप होगा, वो आपको आगे लेके जाएगा। स्टेज में बहुत कुछ सीखने के लिए आपके पास बहुत कुछ रहता है। आपका एथलीट का, कोई एथलीट का अगर फिजिक्स सिर्फ अच्छा है, वो स्टेज पे चला गया तो वो काफ़ी नहीं है, उसके शोकेस करना है उसको। प्रॉपर प्रेजेंट है, प्रॉपर पोजिंग, प्रॉपर प्रेजेंटेशन, वो रहता है। उसके लिए प्रैक्टिस करना चाहिए। मैंने देखा है एथलीट लोगों को, ज़्यादातर एथलीट सिर्फ कंपटीशन से दो तीन महीने पहले से वो लोग पोजिंग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जबकि हर हफ्ते एटलीस्ट 3 दिन 4 दिन पोजिंग उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टेज परफॉर्मेंस के लिए कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करता है। मतलब जो रेगुलर वर्कआउट के साथ उनको पोजिंग रूटीन भी ऐड करना चाहिए। जरूर करना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें। आपका मिठाई जितना भी अच्छा हो, आप जब तक उसको अच्छे शोकेस में नहीं डालोगे, नहीं बिकेगा। सही बात है। एक जज के हैसियत से हम लोग अगर देखते हैं तो आपके पास है वो मसल क्वालिटी है, लेकिन आपका प्रॉपर पोजिंग नहीं होगा तो वो खिल के नहीं आ रहा है ना, उसका क्लियरिटी मेरे को नहीं मिल रहा है। तो आपका क्लियरिटी नहीं मिल रहा है, आपके साथ और एक एथलीट खड़ा है, दिखा रहा है अच्छा, प्रॉपर पोजिंग में आ रहा है, जजेस के साथ आई कांटेक्ट अच्छा है, इंटरेक्ट हो रहा है, ठीक है, वो कंपेयर करने में मुश्किल हो जाता है कि आपका फिजिक्स अच्छा होने से भी अगर पोजिंग नहीं होता तो आप नहीं कंपेयर कर पाओगे। क्योंकि स्टेज में तो जो टाइम लिमिट है वो बहुत ही कम रहता है, कम रहता है, उसी ड्यूरेशन में पूरा फिजिक्स दिखाना पड़ता है। हम लोगों को भी, जजेस को भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है, जिसके लिए हम लोग कंपैरिजन लेते हैं। तो सर जैसे अभी जजेस का बात कर रहे, तो थोड़ा जजिंग में आप लोग कैसे एथलीट को जज करते, तो वो थोड़ा शेयर कीजिए, तो कैसा एक ग्लैंस मिल जाएगा जो एथलीट्स देखेंगे हमारा शो। देखिए, जजिंग को लेके पहला तो मैं बोलना चाहूँगा, हम लोगों को सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस करना होता है वो ऑडियंस के साथ होता है। बॉडी बिल्डिंग और फिजिक्स स्पोर्ट्स एक ऐसा मंच है, मंच पे खड़ा होने के बाद खुले आंखों से, नॉट एज ए जज, ऑडियंस जब देखता है, बहुत ऐसे एथलीट होते हैं जो दिखने में अच्छा लगता है। सही बात है, ठीक है, उनको लगता है कि हाँ उसको वही चैंपियन है, उसको चैंपियन होना चाहिए, लेकिन हाल में रिजल्ट के वक्त देखा जाता है कि वो चैंपियन नहीं हुआ है। कभी कभी ये भी हम लोग बात सुनते हैं, हाँ जजमेंट ही ठीक नहीं है, जजमेंट नहीं हुआ है। लेकिन बात ये नहीं है, बात सिर्फ दिखने में अच्छे से नहीं होता है, तब तो जजमेंट सबको हर कोई कर लेता। हाँ, वो भी सही बात है। हमको भी बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है, फिजिक्स को स्टडी करना पड़ता है। हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे बात करता है, हमारे जजेस पैनल के जो चीफ है, चेयरमैन है, उन लोगों से हम सीखते हैं, जानते हैं किस पे जाना है, कैसे करना है। स्टेज पे आने के बाद पोजिंग पहला बहुत मायने रखता है। मैंने जैसे कि बोला, आपका अच्छा फिजिक्स है, आपका मान लीजिए आपका बोले विंग्स अच्छा है, आपने लेट स्प्रेड किया, आपका हो सकता है इससे अच्छा, लेकिन आपने हाफ स्प्रेड करके छोड़ दिया, तो आप मेरे को दे ही नहीं रहे पूरा अपना, तो मैं आपको पूरा जज कैसे करूंगा। मतलब मार्किंग में वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, कभी कभी हम लोग कंपैरिजन में लाते हैं, हर वक्त मुश्किल होता है कि अभी स्टेज का स्टैंडर्ड ऐसा है कि एक ग्रुप में 40, 50, 60, 70 भी एथलीट आते हैं। मैंने ऐसा भी फेस किया 90 है अब एक ग्रुप में,
हम लोगों को इतना वक्त नहीं रहता ना। फिर आता है सिमेट्री का, बॉडी बिल्डिंग में सिमेट्री कैसा है। फिर आता है मसल का जो मैच्योरिटी और क्लियरिटी है, मसल कितना क्लियर है, मसल का क्लियरिटी कितना है, वो चीज़ आता है। फिर आता है आपका बॉडी में कितना परसेंटेज वाटर फाइबर फ्लोटेड है, उसके हिसाब से हम लोग जाते हैं। ठीक है, दो बेसिक है, तो वो सब मायने रखता है। तो थोड़ा बहुत साइज का मायने, वो सब अगर क्वालिफाई करके सब कोई निकलता है, फिर हम लोग आते हैं कि हाँ अभी तो साइज में जाना है, हिप्स में जाना है। ठीक है, तो वो सारे चीज़ इक्वल मायने रखता है स्टेज पे। मतलब तो सब एक पैकेज होता है। स्टेज परफॉर्मेंस ओके प्रॉपर होना चाहिए। जैसे सर अभी आपने बोला कि मसल क्लैरिटी मैटर करता है, तो वो मसल क्लैरिटी तो टाइम के साथ आता है। हाँ, तो उसके लिए एथलीट्स को मतलब कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? प्रॉपर वो है, वर्कआउट का भी प्रॉपर वो होता है। अच्छा, अभी गेनिंग में कोई है, पहली कोई तो ऐसा होता है कि पहले से ही कटिंग में चला जाता है, कोई सीन ही नहीं रहता उसका। ओके तो जो एथलीट फ्रॉम द फर्स्ट डे कटिंग में है, किसी को लगता है हेवी वेट एक्सरसाइज करते हैं, मसल का ग्रोथ एक जगह जाके रुक जाता है। ठीक है, तब बोलते हैं कि हाँ मेरा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो उसको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए मैच्योरिटी लाने के मसल के लिए। मसल को थोड़ा करके बिल्ड करना चाहिए। अभी एक स्टेज का रिक्वायरमेंट है, हाँ मैं जितना चाहे जैसे चाहे, बहुत कुछ ऐसी बात है अभी हम लोग एज ऑफिशियल भी नहीं बोल सकते, जो रास्ता चुनते हैं। ओके हाँ, शायद ही ये स्टेज का रिक्वायरमेंट हो सकता है, हमको पता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेचुरली भी कुछ नहीं हो सकता, थोड़ा टाइम लेगा। मसल को धीरे धीरे काम करते हुए मैच्योर होना है। जैसे एक इंसान को तभी मैच्योर बोलते हैं उम्र के साथ, जब अपना एक्सपीरियंस को लेके धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी का सफ़र करे। एग्जैक्टली। तो सेम मसल का भी है, मसल को भी वो सफ़र करना चाहिए धीरे धीरे। और सर और एक जैसे कि हमारा जो बॉडी बिल्डर्स है, मतलब स्टेज में जैसे आप बोले कि 90 जन, ऐसे भी कैटेगरीज है जिसमें 90 जन साथ में आते हैं, तो सबने हार्डवर्क करके वो स्टेज में जाते हैं। बट जो चैंपियन है, मतलब एज ए जज आप लोग जो चैंपियन है और बाकी जो 89 एथलीट्स है, क्योंकि चैंपियन तो एक ही होगा, तो उनका जो डिफरेंस है, मतलब कैसे आप लोग फाइंड आउट करते कि हाँ ये चैंपियन है या ये सेकंड है, थर्ड है, जो मतलब वो डिफरेंशिएशन पॉइंट कौन सा है? मतलब आप अपना प्रोसीड्यूर जानना चाहते हैं? हाँ, कि कैसे मतलब जो एक चैंपियन एथलीट है वो अलग है बाकी सारे एथलीट से। वो एक ग्रुप में भी 4-5 पड़ाव पार करके वो चैंपियन निकलता है। ओके तो मान लीजिए किसी ग्रुप का कोई कंपटीशन हो रहा है, स्टेज परफॉर्मेंस हो रहा है, तो इसमें 5 पड़ाव हो गए। ओके चौथे पड़ाव में भी हमको पता नहीं चलता सही से कि चैंपियन कौन है। पहले तो डिसाइड होता है कि जैसे कि 90 हो गया, तभी उसमें से बेस्ट 30 मिलता है हमको। ओके, तो हम 90 में से आप लोग शॉर्ट लिस्ट करके सिर्फ 30 निकाल। बेस्ट 20 भी निकलना पड़ता है कभी कभी। तो तब हम देखते हैं कि बेस्ट 20 कौन कौन है। कभी कभी बेस्ट 20 भी हमको लेना पड़ता है आउट ऑफ 80-90 एथलीट्स। तब हम देखते हैं कि वो बेस्ट 20, हाँ जितने कंपेरेबल बेस्ट 20 कौन है उनका पहले अलग करो। नॉट ऐसा कि उसमें से हम चैंपियन ढूंढ लें। फिर बेस्ट 10 आता है, टॉप 5 आता है, उनमें कभी कभी कंपैरिजन होता है, कई पे फाइनल जजेस पैनल होता है, उनको भी थोड़ा कंपैरिजन लगता है, तो वो लोग उनको आगे लेके आते हैं। फिर हम लोग रैंकिंग करते हैं। तो डायरेक्टली 19 में से चैंपियन ढूंढना मुश्किल है, तो उसको पहले 2-3 पड़ाव करके ऐसे लाना है। फिर हम लोग 7th या 10th तक का रैंकिंग निकालते हैं। रैंकिंग में आके भी कभी कभी कंपैरिजन हो जाता है, एक बार नहीं 3 बार हम जजेस का रहता है, या फाइनल जो चीफ जजेस पैनल रहते हैं उनका भी रहता है कि हाँ
ज़रूरत हुआ तो 5 बार 10 बार कंपैरिजन लेके एथलीट्स को आगे लेके आए, लेकिन कभी इंजस्टिस कभी किसी एथलीट्स के साथ ना हो। कोशिश हमेशा ऐसा ही रहता है। और IBF के और WBPF के भी जो जजेस पैनल है बहुत ही रेस्पॉन्सिबल और मेहनत से काम करते हैं। हम लोगों को कभी कभी खाना रहता है, हम लोगों को खाने का मौका भी नहीं मिलता है, ऐसा भी होता है। सुबह से रात तक हमको वो जजेस टेबल पे गुजारना पड़ता है। तो बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। हमारे ख्याल से हम जितना हो सके हम लोग पूरे ईमानदारी से हम लोग वो काम करने की कोशिश करते हैं। बहुत चैलेंजेस प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं। तो मैं ऑडियंस को भी बोलूँगा कि आप लोग भी ऐसा मत समझिए कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है वो उसको मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आँखों का अच्छा लगना ठीक नहीं है, उसका क्वालिटी वगैरह भी हमको देखना पड़ता है। और जैसे आपने बोला सर कि पोजिंग सब मस्कुलर बॉडी या श्रेडेड बॉडी से होने से ही नहीं होता, तो पोजिंग जैसे पोजिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो आपको ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आपका लाइफस्टाइल पहले मेंटेन करना चाहिए। तो अभी सर हम तो जजिंग के बारे में बहुत कुछ जाना है, तो अभी हम आते हैं हमारे स्टेट का, जो क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं, तो अभी जो हमारा स्टेट का है जो एथलीट्स लोग हैं, क्योंकि फीमेल एथलीट्स भी अभी ऊपर आ रहे हैं, तो सर उसके बारे में आप कुछ बोलेंगे तो? हाँ, अभी तो हमारे लिए गर्व की बात भी है। हाल ही में त्रिपुरा की, मैंने जैसे बोला था वो पहला शब्द से मुझे बहुत लगाव है। त्रिपुरा से पहली लड़की भी निकल के गई जो टीम त्रिपुरा से होकर त्रिपुरा को रिप्रेजेंट किया शरायघाट बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में, वो 6th पोजीशन लाई। वो भी बड़ी बात है क्योंकि उस स्टेज पे उसने जिसको कम्पीट किया मैक्सिमम ही इंटरनेशनल एथलीट थी। IBBF के जो साउथ एशियन में किसी ने सिल्वर लिया था, किसी ने एशियन चैम्पियनशिप में ब्रोंज सिल्वर लिया था। ऐसे एथलीट्स को कम्पीट करके 6th पोजीशन पे आई। हार्ड वर्किंग है, आगे काम करना है बहुत। बॉडी बिल्डर्स के लिए भी बोलूँगा, अच्छे त्रिपुरा में ऐसा नहीं है, बहुत सारे एथलीट्स हैं मेरे नज़र में भी। मैं उनको अपने छोटे भाई, एक तरह से मैं अपने बेटे की तरह, मैं बेटियों की तरह मैं देखता हूँ। मेरे बच्चे समझता हूँ मैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे एथलीट्स हैं मेरे नज़र में भी। मैं उनको अपने छोटे भाई, एक तरह से मैं अपने बेटे की तरह, मैं बेटियों की तरह मैं देखता हूँ। मेरे बच्चे समझता हूँ मैं। वो लोग हैं, हार्ड वर्किंग हैं, बहुत से हैं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। उनको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए, ये सिर्फ शुरुआत है और मुझे रुकना नहीं है। अगर वो लोग रुकेंगे नहीं, काम करते जाएंगे, तो मेरा कोशिश ये मेरे आखिर तक रहेगा कि हाँ, जो मकाम मुझे नहीं मिला या हमारे टाइम पे कईयों को नहीं मिला, वो मकाम एक दिन उनको मिले। और उसके लिए जितना हो सके त्रिपुरा बॉडी बिल्डर्स एंड फिटनेस एसोसिएशन ज़रूर करेगा। हम लोग इधर पे धीरे धीरे नेशनल स्टैंडर्ड का स्टेज भी देने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल एथलीट से, नेशनल एथलीट से भी इंटरेक्ट करा रहे हैं, उनको विज़िट कर रहे हैं। वो हाल ही में वर्कशॉप भी शुरू करेंगे। हमारे वर्ल्ड फेडरेशन के जो अभी जनरल सेक्रेटरी हैं, पहले IBF के जनरल सेक्रेटरी थे, चेतन पठारे सर, बहुत ही हार्ड वर्किंग, एनर्जेटिक एंड एक्सपीरियंस इंसान है। उनका इम्पोर्टेंस एटलीस्ट मेरी ज़िंदगी में तो बहुत है। मैंने भी जब फाइट शुरू किया था IBF से जुड़ने का, तब उन्होंने मेरे को कोई शॉर्टकट लेने नहीं दिया, लेकिन मेरा हाथ भी नहीं छोड़ा। मेरा हाथ पकड़ के मेरे को रास्ता दिखाया। 1% तक उन्हीं की वजह से आज IBF के साथ जुड़ा हुआ हूँ। IBF के जो जनरल सेक्रेटरी है अभी हिरल शेट में, हमारे प्रेमचंद डिग्रा सर, हमारे IBF के साथ जुड़े हुए हैं जितने अर्जुन अवार्डी TV पुलिसर हैं, हमारे प्रेसिडेंट भास्करन सर है, सारे एक्स बॉडी बिल्डर्स हैं, चैम्पियंस हैं। तो
वो सब इतने हार्ड वर्किंग और डाउन टू अर्थ है, और हमेशा मेरे से बोलते हैं कि हाँ नॉर्थ ईस्ट के लिए तो हम लोग जी जान से कोशिश करेंगे और भी एथलीट निकले। आपको जब भी चाहिए हम लोग वहाँ पे छोटा छोटा वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे, नेशनल इंटरनेशनल एथलीट्स आएंगे जिसके वजह से यहाँ के एथलीट्स इनकरेज होंगे। कर रहे हैं। अभी त्रिपुरा से भी जो लड़की प्रियंका बोल के एक लड़की जो अभी अचीव करके आई नेशनल में, उसको भी बहुत सपोर्ट किया है विदाउट एनी फ़ी। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर या इंस्ट्रक्ट करने के ऑनलाइन क्लासेस के लिए फ़ी लेते हैं। ऑनलाइन हमारे IBBF की मैं ज़रूर उनका नाम लेना चाहूँगा, बहुत अच्छे हैं मेरे को, मुझे भी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। बीना चौहान बोल के एक एथलीट है, फिजिक्स कैटेगरी में खेलते हैं। मैंने एक दिन फ़ोन करके बोला था कि आप उसको थोड़ा गाइड करो, वो एक बात में राज़ी हो गए। बाकी जितने भी एथलीट हैं जैसे अनुज तालिबान है, जगन्नाथ खुंतिया, अजिंक्य, जिनके साथ मेरा एक बहुत अच्छा रिलेशन है, बात होता है, हमेशा बोलते हैं, जब भी बोलता हूँ कि हाँ उस एथलीट को थोड़ा, त्रिपुरा के एथलीट को थोड़ा गाइड करो। वो लोग स्टार एथलीट है, अभी आइकॉनिक एथलीट है, सभी जानते हैं उनको, तो वो लोग भी हेल्प करते हैं। तो उनके साथ कनेक्शन बनाए रख के अपने आप को आगे ले जाने की अगर कोशिश रहेगा तो एक दिन ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि अभी होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। सिर्फ अपने जर्नी को कंटिन्यू करना है, हार्ड वर्क करना है, और अपने आप को एक तरह से छोड़ देना है कि हाँ मैंने बॉडी बिल्डिंग को अपना 1% डोनेट कर दिया, अभी रुकना नहीं है। जो बात बोला मैंने, वहाँ तक जाना है, वही अपॉर्चुनिटी है। और जैसे हम लोगों ने देखा IBBF से सिर्फ खेलना ही नहीं है, हम लोग हमेशा देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से जॉब्स भी ऑफ़र होते हैं स्पोर्ट्स कोटा में। जितने भी अचीवर्स हैं हमारे, इस साल भी हुआ है, लास्ट ईयर भी हमने देखा है, इससे पहले भी मैं जिस साल गया था वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, कार्तिकेश्वर मिस्टर यूनिवर्स बना था, उसका भी अभी शायद वो इनकम टैक्स में डिपार्टमेंट में है। लास्ट ईयर जगन्नाथ खुंतिया त्रिपुरा में आया था, तो कुछ ही महीने बाद अभी वो शायद रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ खेलना है करके अभी ज़िंदगी ख़राब करना है, यहाँ पे करियर भी है आपका। ये तो सर बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि अभी बॉडी बिल्डिंग में कैसा, मतलब यही करियर लेके लोग सोचते हैं। तो जैसे आपने बोला कि सेंट्रल जॉब अवेलेबल है और बहुत कुछ फैसिलिटीज़ है। अवेलेबल है ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्स का कोटा है। ओके। थ्रू अपने अचीवमेंट्स, परफॉर्मेंस आपको आगे जाना है, तब फेडरेशन और स्टेट एसोसिएशन आपके लिए अप्रोच करेगा। वो रिजर्व कोटा में से आपको जितना हो सके सपोर्ट मिलेगा, और मैक्सिमम होता है, हम लोग देखते हैं मैक्सिमम होता है, और फेडरेशन भी बहुत सपोर्ट करता है। हमारे IBBF में भी अभी स्वामी रमेश सर बोल के एक है, उन्होंने तो एक तरह से मेरे को कमिट भी कर दिया कि हाँ त्रिपुरा से आप लेके आओ एथलीट, फेडरेशन का हो या मैं हूँ, जैसे भी हो, हम लोग सपोर्ट करें। इंटरनेशनल तक हम लेके जाएंगे। फिनेंशियली वो नहीं जा सकता, अपना एफोर्ड नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे, लेकिन किसी हाल में भी रुकना नहीं चाहिए कोई एथलीट। तो बहुत बड़ा कमिटमेंट, बहुत बड़ा बात है। तो सर अभी जो हमारे स्टेट के एथलीट्स है, तो जो मतलब अपने आप को ये बड़ा स्टेज में लाना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, और वो आपसे आके कैसे मिले, जो क्या प्रोसेस है, और वो लोग अपने आप को और बेटर कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ बोलिए। देखो, आप अगर नेशनल स्टेज पे जाना है तो मैं बोलूँगा कि शुरू से शुरू करो। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हो, डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन्स होता है, कंपटीशन में भाग लो। मैंने जैसे कि सारे जिम्स को मैंने बोला है, अभी बोलता भी रहता हूँ कि आप जिम में इंटर जिम छोटा छोटा कंपटीशन करवाओ, उसमें भाग लो, थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा। फिर अपना एक गुरु चुनो। एग्जैक्टली। उनको पूछो कि हाँ मुझे नेशनल में फिजिक्स स्पोर्ट्स में मुझे इंटरेस्ट है, मुझे उसमें जाना है। उनको बोलो आपके हिसाब से आपका कैटेगरी चूज़ करें, उस हिसाब से अपना
वर्कआउट शुरू करो, प्रॉपर डाइट शुरू करो, ठीक है। उस हिसाब से अभी स्टेट लेवल पे भी हम लोग फिजिक्स स्पोर्ट्स में भी कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, मैन फिजिक्स कर रहे हैं, उसमें पार्ट लो। थ्रो स्टेट चैम्पियनशिप हम लोग नेशनल के लिए सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन के बाद जो सिलेक्ट होता है वो लोग कम्युनिकेट करते हैं हम लोगों से, तब हम उनको नेशनल लेवल पर ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। और जितना हम लोगों के पास एक्सपीरियंस है उनसे शेयर करते हैं, उनके पीछे काम करते हैं, उनको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो वो प्रोसीड्यूर जो है शुरू से शुरू करके आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा थोड़ा बहुत फिजिक्स हो गया, मैं कैसे भी करके हो गया, अभी डिस्ट्रिक्ट नहीं खेलना है, स्टेट नहीं खेलना है, डायरेक्ट मेरे को नेशनल में ले लो, ये लो, ऐसा नहीं होता है। उसी को मैच्योरिटी बोलते हैं। और जैसे कि सर अभी हमको पता है बॉडी बिल्डिंग बहुत ही एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, तो एसोसिएशन के तरफ से जो लोग थोड़ा नीडी है या लाइक लोअर मिडिल क्लास फैमिली या स्टूडेंट है, मतलब जो लोग मतलब एफोर्ड उतना नहीं कर सकते, तो उनके लिए एसोसिएशन क्या सोच रहे? देखिए जितना हो सके हम लोग तो सपोर्ट करते हैं। उसका कई कंपटीशन के लिए जाना है, हम लोग एसोसिएशन से जितना हो सके उसका ट्रेवलिंग का सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। साथ में मैं सारे एथलीट्स को एक सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग कुछ आपके पास एक्सपीरियंस है, कुछ जिम के साथ जुड़ो, जो जिम आपको सपोर्ट करेंगे। कई सारे जिम हैं जो स्पॉन्सर कर रहे हैं अपने एथलीट को, लेकिन ये प्रोफेशनल है। एक जिम ओनर जब आज एक जिम सेटअप करता है तो तकरीबन 50, 60, 70 लाख रुपये उसमें इन्वेस्ट करता है। मैक्सिमम जिम बैंक लोन के ऊपर करता है, उसको रिटर्न भी करना है, तो उसका भी माइलेज चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं गिव एंड टेक पॉलिसी में जाओ, आप लोग उस जिम को प्रमोट करो आप। सही बात। और जिम को बोलता हूँ कि ये आपको प्रमोट करेगा, आप उसको स्पॉन्सर करो, ठीक है। तो उस हिसाब से उनको सपोर्ट मिलता है। अगर एक नहीं होता, दूसरी जिम के साथ हम लोग इन्वॉल्व करते हैं उस एथलीट को। वो उस जिम का नाम भी हाईलाइट होता है, उसको स्पॉन्सर भी मिलता है। बाकी का जो खामती रहता है वो हम एसोसिएशन की तरफ से कोशिश करते हैं कि उनको वो सपोर्ट मिले। और जैसे कि बोला, अगर नेशनल तक खेल लिया, इंटरनेशनल के चूज़ हो गया, तो अभी तो फेडरेशन सपोर्ट दे ही रहा है। ऐसा कुछ नहीं, आपको सिर्फ नियत होना चाहिए कि मैं खेलूँगा, आइए आप, वेलकम है आपका। आपके अंदर टैलेंट है तो हम लोग आपके लिए काम करेंगे, आपको सेटअप वो देंगे, जिम के साथ जुड़ेंगे, हमारे एसोसिएशन के साथ जुड़ेंगे, तो हम कर देंगे आपके लिए। एक्चुअली जो एथलीट है उसका विल पावर होना चाहिए, और बाकी तो एसोसिएशन है सपोर्ट करने के लिए, आप है सर। और जैसे अभी आपने बोला हमारा नेशनल चैम्पियनशिप में जो मिस्टर सरायघाट में प्रियंका जो फीमेल एथलीट है, फर्स्ट टाइम त्रिपुरा को रिप्रेजेंट किया और 6th प्लेस, उसको भी एक जिम ने सपोर्ट किया। ओके। पूरा उसका लास्ट 6-7 मंथ जब हमको लगा कि हाँ उसमें थोड़ा है, खेल सकता है, तब हम लोगों ने एक जिम से बात किया है। वो जिम भी उसका, वो जिस जिम के साथ जुड़े हुए हैं आप लोग, तो वो पूरा उसको स्पॉन्सर किया है इस कंपटीशन के लिए। उसका ट्रेवलिंग से लेके सब कुछ किया है उन लोगों ने। जैसे कि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे स्टेट के लिए, एसोसिएशन के लिए। सो अभी जो अपकमिंग फीमेल एथलीट्स है उनके लिए आप कुछ बोलना चाहते हैं ताकि वो अपना जो टैलेंट है वो शो कर सके? ज़रूर, त्रिपुरा में बहुत टैलेंट है। मैं अपना जो शाम का वक्त है, लोग चाय पीते हैं, मैं हर एक जिम में घूमता हूँ सिर्फ एथलीट्स को ढूंढने के लिए। हाँ, वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट में मैं जाता हूँ, हर एक जिम में मैं जाता हूँ। बहुत सारे टैलेंट है, मैं उनको इंसिस्ट भी करता हुआ, बॉयज़ के साथ साथ लड़कियाँ भी हैं, आप आगे लेके आओ अपने आप को। पहले तो एक चीज़ था कि कॉस्ट्यूम को लेकर उन लोगों का एक प्रॉब्लम था, क्योंकि हम लोगों का कॉस्ट्यूम भी नहीं है क्योंकि, लेकिन मुझे कभी ये पता नहीं चला कि व्हेनेवर स्विमिंग चल रहा है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन रहा है। जिम्नास्टिक है, त्रिपुरा की जो गोल्डन गर्ल है हमारे दीपा कर्मकार, पद्मश्री अवार्डी है, हमारे जो प्राइड है स्टेट के, वो भी जिम्नास्टिक से त्रिपुरा से निकल के गई, तो जिम्नास्टिक का कॉस्ट्यूम भी थोड़ा बहुत वैसा है। तो ये ऐसा नहीं, ये एक पार्ट है। फिजिक्स स्पोर्ट्स में आ रहे हो, आपको फिजिक्स शो करना है, बिकिनी पहनना है,
लड़कों को ट्रंक्स पहनना, ये पार्ट ऑफ स्पोर्ट है, वो आप समझो, सीखो। मतलब जो कॉस्ट्यूम है वो अपने टैलेंट के इधर बैरियर नहीं होना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, वो तो मतलब ये एक नीड है स्टेज का, ओके। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको कॉस्ट्यूम क्या होता है, एथलीट्स के हिसाब से कॉस्ट्यूम को तैयार किया जाता है, ठीक है। आप फुटबॉल खेल रहे हो तो आपको थोड़ी ना स्लेक्स पहना दिया जाएगा, हाँ ये तो पॉसिबल नहीं। वो शॉर्ट्स आपको में। शॉर्ट्स में होगा जिससे आप कंफर्ट हो सको, यस। आपका लेग जितना स्ट्रेट हो सके, ठीक है। हैंडबॉल में जाओ उसके हिसाब से है, स्विमिंग में उसके हिसाब से है, जितना फास्ट वो है, मटेरियल से लेकर सब कुछ रहता है। जिम्नास्टिक में है, बॉडी बिल्डिंग में है, तो आपका स्पोर्ट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बनाया जाता है, ओके। इसके हिसाब से आप नहीं हो, सही बात है। तो उसको आप समझो, वो कोई बात नहीं है। लोग अपने आपका अचीवमेंट को देखता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से नहीं जाना है। आप आगे आओ, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, यही बहुत बड़ी बात है। हम लोगों का जैसे जजेस का एक यूनिफॉर्म हुआ, हम लोग बहुत कॉस्टली सूट्स पहनते हैं, ब्रांडेड सूट्स पहनते हैं, लेकिन वो सब सूट्स में हम लोग को वो फील कभी नहीं आता जो वो यूनिफॉर्म पहनने में आता है। वो एक प्राइड है। हाँ, वो है यूनिफॉर्म, जहाँ पे हम लोग अपने नेशन का फ्लैग सीने से लगा के रखते हैं, वो एक फील है। तो एथलीट्स का भी वो जो फील है, स्टेट को करना, कंट्री को रिप्रेजेंट करना, उसको फील करना चाहिए। ये आप खरीद नहीं पाओगे कभी, इसको कमाना पड़ेगा। तो उसको कमाने के लिए आप आगे आओ, हमारा सपोर्ट हमेशा रहेगा। हम धीरे धीरे लड़कियाँ निकलेंगी, अचीवमेंट्स आएंगे, हम गवर्नमेंट से भी बात करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बात करेंगे। अब तक स्टेट गवर्नमेंट भी हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया हुआ है, आगे भी कोशिश करेंगे। उनके करियर के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट कुछ करे, अप्रोच करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हाँ, गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से जितना हो सके उनके लिए करेंगे। तो आप पहले आगे तो आओ, वही इम्पोर्टेंट है, खुद से आगे आना आगे चाहिए, आओ। तभी तो सपोर्ट मिलेगा। बहुत टैलेंट है त्रिपुरा में। और एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में हर कोई बोलता है, हमारे फेडरेशन में जब हर एक स्टेट के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी हम लोग सब बैठते हैं, बात करते हैं, तब बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में जो जेनेटिक जो है एथलीट्स, वो अच्छा है, फिजिक्स भी अच्छा है। अभी मणिपुर को ले लो आप, मणिपुर बहुत आगे चला गया है, किम से लड़कियाँ निकल रही है, इंटरनेशनल खेल रही है। नॉर्थ ईस्ट में सारे स्टेट आगे धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। मोस्ट डेवलप्ड स्टेट है त्रिपुरा, टैलेंट है, सब कुछ है, सिर्फ आपको आगे आने की, आप पहला स्टेप ले लो। ज़िंदगी का कोई भी रास्ता हो, सबसे मुश्किल पहला स्टेप होता है, वो स्टेप आप ले लो, बाकी का स्टेप हम उंगली पकड़ के आपको वहाँ तक लेके जाएंगे, वो चीज़ होना चाहिए। तो जैसे सर आपने अभी बोला कि हिम्मत दिखा के पहला स्टेप लेना चाहिए, तो इससे इंस्पायर होके कोई एथलीट हमारे चैनल के थ्रू आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मतलब ज़रूर हम लोगों का अगर डायरेक्टली बात करना चाहता है तो अपने हर एक डिस्ट्रिक्ट पे TBF है, त्रिपुरा बॉडी बिल्डर्स एंड फिटनेस एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट कमेटी से, वहाँ के ऑफिशियल से बात करो, आके मिलो। ओके। हम लोग हमेशा है आपके लिए। हमारा एसोसिएशन ही बॉडी बिल्डर्स एंड फिटनेस एसोसिएशन है, आपका है। ये एक अम्ब्रेला है जिसके नीचे आपको आना है, ये हमारा कुछ नहीं है, ये फैमिली है। एग्जैक्टली। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि इसके साथ जुड़े जितने ऑफिशियल भी हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, सपोर्टिव है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके जाते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, अपना पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ छोड़ के भी एसोसिएशन के लिए, एथलीट्स के लिए वो लोग काम करते हैं। वो इतना कुछ छोड़ रहे हैं, तो उनका जो अचीवमेंट है वो आपके थ्रू है। आप अपने अचीवमेंट के थ्रू उनको अपने जो परिश्रम का जो फल है वो दिलाओ। तो अभी फाइनल एक मैसेज आपके तरफ से जो हमारे एथलीट्स या बाकी जो स्पोर्ट्स में है उनके लिए, ताकि वो लोग कैसे अपने आप को, भले कोई क्या है सर, फेलियर फेस करते हैं एक बार तो वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, अगली बार ट्राई नहीं करते, तो उनके लिए कुछ बोल दीजिए ताकि वो लोग अपना हिम्मत ना हारे। फेलियर नाम का तो कोई चीज़ मेरे हिसाब से है ही नहीं, एक्सपीरियंस है, सारा सब कुछ एक्सपीरियंस है। अभी एक स्टेज आपका नहीं हुआ इसका मतलब नहीं है आप अच्छे नहीं हो, आप अच्छे हो।
आपके कंपेरेबल कोई अगर थोड़ा बहुत अच्छा हो गया, वो चैंपियन हो गया निकल गया, तो दूसरे टेस्ट के लिए आपको तैयार करो। मैं अपने एथलीट्स को भी बोलता हूँ जो मेरे साथ बात करते हैं कि आपका कोई कंपटीटर ही नहीं है, आपका सबसे बड़ा कंपटीटर आप खुद हो। अपने वीकनेस को, नेगेटिविटी को आप पहले हराओ और स्टेज पे सोचो कि मैंने अपना बेस्ट दिया कि नहीं। अभी हारना जीतना कोई मायने नहीं रखता, आप अपना बेस्ट देते रहो, एक दिन एक स्टेज आपका होगा। फेल्यूर को दिमाग में लाओ ही मत, सिर्फ एक्सपीरियंस है। मैं हारा, मैं हार गया, ऐसा नहीं है। आपका होना चाहिए ये स्टेज में ये कंपटीशन हार गया, क्यों हार गया, उस क्यों का जो आंसर है उसको निकालो, उस आंसर को आप हराओ, उस पर काम करना चाहिए, काम करो, फिर आगे आओ। ऐसे ही होता है, ऐसे ही अचीवमेंट मिलता है, ऐसे ही मैच्योरिटी होता है। ठीक है, रुकना नहीं है। ठीक है सर, तो आपके परमिशन लेके आज हमारा जो ये टॉक शो का सेशन है हम इधर ही एंड करते हैं। और हमारे फीट चैट बाय फीट क्रिट की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा टोकन ऑफ लव है, तो वो हम आपको देना चाहेंगे अभी। ये सर, होप सो आपको पसंद आएगा ये। थैंक यू सो हमारे मच। तरफ से आप लोगों की बहुत बहुत बधाई, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ऐसे शो की तरह थ्रू आप वेरियस क्वारीज को आगे सॉल्व कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि आप आगे भी एथलीट्स को भी ऐसे अपने मंच पे बुलाओ, उनका भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, उनका रिक्वायरमेंट शेयर करें, तब हम व्यूअर्स की जगह बैठे होंगे, हम जान पाएंगे, हम पहुँच सकेंगे उनके पास। और बहुत बहुत धन्यवाद सारे एथलीट्स, कोई भी स्पोर्ट्स कैटेगरी का हो, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हर इंसान को बहुत बहुत अभिनंदन, शुक्रिया। और एक रिक्वेस्ट, नशा ज़िंदगी में करना है तो स्पोर्ट्स का नशा करो, दूसरे किसी नशे में जाके अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो, अपना परिवार ख़राब मत करो। नशे से दूर रहो, स्वस्थ रहो। नमस्कार। और इसी के साथ हमारा जो आज का टॉक शो है हम यहाँ पे एंड करते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्ते।